स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफिंग के बारे में। क्या होता है स्टाफिंग, उसके इम्पोर्टेंस और स्टेप के बारे में। स्टाफिंग इज अ कंसर्न विथ obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जो भी स्टाफ हमारी कंपनी में वर्क करते हैं उनको सही तरीके से रिक्रूट करना, मतलब कंपनी में लेके आना, प्लस उनको सही तरीके से उनसे वर्क कराना, ठीक है, प्लस उनको डेवलप करना, उनको ट्रेन करना, ठीक है, और उनको अच्छे से पूरा यूटिलाइज करना। ये सारे प्रोसेस स्टाफिंग में आते हैं। मतलब एक एम्प्लॉई जो आपके कंपनी में वर्क करता है उससे कितना बेटर तरीके से आप काम करा सकते हैं, वही स्टाफिंग में हम लोग सीखते हैं। तो स्टाफिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम लोग स्टाफ के वेलफेयर के बारे में और स्टाफ को और ज़्यादा ग्रूम करते हैं ताकि स्टाफ हमारे लिए और अच्छे तरीके से काम कर सके। इसी को स्टाफिंग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो competent personnel staffing help in obtaining competent personnel for various job within an organization। पर्सोनल का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, ढेर सारे लोगों का जो ग्रुप होता है उसको पर्सोनल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टाफिंग हेल्प इन ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सोनल। कम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? मतलब स्टाफिंग का मतलब ये होता है ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्पिटेंट है, मतलब एलिजिबल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। ऐसे तो भाई बेरोज़गारी बहुत है दुनिया में, किसी को भी उठा के ले आए, नहीं, ऐसा नहीं। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि सही एम्प्लॉय को कंपनी में लेके आना। तो कम्पिटेंट एम्प्लॉय होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करे। तो स्टाफिंग में हम कम्पिटेंट एम्प्लॉय को, एलिजिबल एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। तो ये भी एक तरीका है स्टाफिंग का। नेक्स्ट क्या है? बेटर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसका क्या मतलब हुआ कि जो राइट पर्सन आपकी कंपनी में आया है, अगर आपने उसको बाहर से आप लेके आए हैं या फिर वो पहले से ही कंपनी में वर्क कर रहा है, तो उसको सही जॉब पे रखना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, वो टाइपिंग में एक्सपर्ट है और उसको आपने सेल्स में भेज दिया, तो क्या वो अच्छा काम करेगा? थोड़ा मोड़ा सेल्स कर लेगा, लेकिन वो अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टाफिंग में हमारा ध्यान क्या होता है? राइट पर्सन एट राइट वर्क, मतलब सही पर्सन को सही जगह पे पहचान के उसको सही जगह पे रखना। ठीक है, तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को पहचानते हैं और उसके बाद उनको सही जॉब पे रखते हैं ताकि वो अपने पूरे तरीके से वो डेडिकेट होके कंपनी के लिए काम कर सकें। जब वो अपने कंपनी को 100% देंगे तभी कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर आप ये सोचिए कि आप टाइपिस्ट, जो टाइपिंग वाला बंदा है, उससे आप सेल्स करा लो, तो ऐसा कराने में आपको बहुत साल लग जाएंगे और कंपनी को बहुत मतलब समय तक उसको सैलरी देनी पड़ जाएगी और हो सकता है वो बंदा सेल्स फ्यूचर में कर पाए भी ना कर पाए। लेकिन अगर टाइपिंग का काम दे दिया जाए तो वो उसमें बेस्ट है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो स्टाफिंग में ऐसे एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को हमको पहचानना होता है और उनको सही जगह पे रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज थ्रू बेटर एम्प्लॉयज़। अब देखिए स्टाफिंग में होता क्या है, हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय हमारे कंपनी में वर्क करें, ठीक है, और ये कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जब तक आपके कंपनी में अच्छे लोग नहीं हैं तब तक आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि एक मालिक अकेले तो वर्क करेगा नहीं, वो एक लिमिट तक ही वर्क करेगा। लेकिन अगर हमें बड़ी कंपनी बनानी है, बड़े लेवल पे वर्क करना है, तो हमको अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक अच्छा स्टाफ भी चाहिए। तो एक अच्छा स्टाफ कहाँ से आएगा? तो स्टाफिंग से क्या होता है कि हम अच्छे स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हैं
और कोशिश करते हैं कि वो स्टाफ हमारी कंपनी में रिटेन करें, वो हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, ताकि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे और ग्रोथ भी करे। ठीक है, आप देखते हो कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ एम्प्लॉय क्यों नहीं जॉब छोड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे कंपनी हमको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है, अभी भी दे रही है, फ्यूचर में भी देगी। तो उससे कि फ़ायदा तो उनका होता ही है, साथ ही साथ कंपनी का भी फ़ायदा होता है। पुराने एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाते हैं, उनको सब कुछ कंपनी के बारे में पता होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। गुड स्टाफ टेक राइट डिसीजन विथ लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अच्छे स्टाफ होते हैं वो सही डिसीज़न और अच्छा डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, अब पुराने स्टाफ जो होते हैं वो कंपनी के सारे टर्म एंड कंडीशंस के बारे में जानते हैं, कंपनी के प्रेजेंट कंडीशन और पहले कंपनी कैसे डिसीज़न लिया करती थी सब कुछ जानते हैं। तो जो उनके डिसीजंस होते हैं वो बहुत सही डिसीजंस होते हैं, और जिसके वजह से कंपनी के रिसोर्सेज को वो सही तरीके से यूज़ करते हैं और कंपनी उनको सही तरीके से यूज़ करती है। दोनों ही चीज़ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को अच्छा यूज़ करते हैं और जो कंपनी है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा यूज़ करती है। मतलब कंपनी के पास जो स्टाफ होता है, जो कंपनी पेमेंट कर रही होती है उनको सैलरी, वो उनको सही तरीके से यूज़ भी कर पाती है, मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकती है, तभी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़ थ्रू फेयर रिवॉर्डिंग फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब स्टाफिंग में एक प्रोसेस क्या होता है कि जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रिवॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, मतलब उनको रिवॉर्ड्स दी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में क्या हुआ कि कुछ 10-5 हज़ार रुपये इंसेंटिव दे दिया। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में क्या हुआ, कोई शील्ड दे दिया, कोई सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती हैं। अब एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो यहीं काम करने वाला हूँ, तो ये फीलिंग एम्प्लॉयज़ में आने लगती है। तो ये सारा प्रोसेस स्टाफिंग का है। स्टाफिंग में ही ये सब चीज़ें आती हैं कि एम्प्लॉयज़ को कितना अच्छे तरीके से ट्रीट करें कि एम्प्लॉय हमारे यहाँ रिटेन करें। अब आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्टिमेट इट्स। इसका मैनेजर एस्टिमेट्स इट्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पहले समझ लेते हैं कौन होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे हेड सेल्स मैनेजर होता है, परचेस डिपार्टमेंट में परचेस मैनेजर होता है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर होता है। वो सारा ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कितने लोगों को जॉब पे रखना है, कब उनकी सैलरी बढ़ानी है, कब उनको कंपनी से निकालना है, सारी डिसीजंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही लेता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो एक एस्टिमेट बनाता है कि हमारे कंपनी में वर्कलोड की क्या स्थिति है, कि जितना वर्कलोड है उतने एम्प्लॉयज़ हैं। अगर एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा वर्कलोड रखा जाएगा तो एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाने लगेंगे। तो अगर ज़्यादा वर्कलोड है तो उस कंडीशन पे अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो लिखेगा कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, इस कैटेगरी के इतने लोग चाहिए, एक पूरा लिस्ट बनाएगा, एक पूरा एस्टिमेट बनाएगा। तो उसी को बोलते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब वर्कलोड को ध्यान रखते हुए मैन पावर को अरेंज, एक एस्टिमेट बनाना कि ये मैन पावर हमको चाहिए इस साल वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ गया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारी कंपनी में अप्लाई करिए। यहाँ पे किसी को मना नहीं करते कि आप हमारी कंपनी में, आपकी ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप हमारी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। अब मान लीजिए हमको एमबीए के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स चाहिए,
ठीक है ना, एमबीए वाले स्टूडेंट चाहिए। अब हमने अपने एडवर्टीजमेंट में निकाल दिया एमबीए वाले, लेकिन अब रिक्रूटमेंट में क्या है कि हमारे पास रिज्यूम आ गया ग्रेजुएशन वाले का, क्लास 12th पास वाले का केवल, तो उसको हम वापस नहीं करेंगे, हम रिज्यूम रख लेंगे। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में केवल हम लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ जॉब है, हमारे यहाँ अप्लाई करिए, और जो भी रिज्यूम आता है, जो भी बायोडेटा आता है, सब रख लेते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट को इसीलिए पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को मना नहीं करते, सबका रिज्यूम रख लेते हैं। उसके बाद ध्यान देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलपमेंट एट द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे क्या है, जो हमने एक पूल इकट्ठा कर लिया, एक जो ढेर सारे लोगों का एक लिस्ट जो इकट्ठा कर लिया, अब उसमें से हम देखते हैं कि हमारे लायक कौन है, तो ये होता है आपका सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाए, या फिर किसका इंटरव्यू लिया जाए, या फिर किसको हटा दिया जाए, ये सारा कुछ सिलेक्शन में होता है। इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता है, रिज्यूम साइड कर दिया जाता है। कंपनी में ही रिज्यूम रहता है, लेकिन अब वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल नहीं होते, इसलिए उनका जो रिज्यूम है वो साइड कर दिया जाता है। तो ये होता है सेलेक्टिंग, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज गिवन टू मेक अ पर्सन जॉब फिट, वेयर एज डेवलपमेंट सीक्स टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल फॉर हायर जॉब। अब अगर हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, सारा सिलेक्शन का बहुत लंबा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भेजा। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग में जो काम वो करने जा रहा है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उस काम को वो कर सके, क्योंकि हर एक कंपनी में एक ही काम करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो बिना ट्रेनिंग दिए हुए आप किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी वर्क नहीं पकड़ा सकते। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। और उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट सीक्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ हायर लेवल जॉब। डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ कंपनीज कराती हैं, ताकि अगर हायर लेवल के जॉब हमारे पास हैं तो वहाँ पे भी ये लोग फिट हो सकें। ठीक है, तो कंपनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस अप्रीजल। इट इज़ डन टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो परफॉर्मेंस अप्रीजल में क्या होता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। आपने पूरे साल काम किया, आपको ट्रेनिंग दिया गया, पूरे साल काम किया, तो क्या कंपनी ने जितना सैलरी आपको दिया आपने उस हिसाब से काम किया, ये चेक करते हैं परफॉर्मेंस अप्रीजल में। ठीक है, अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है, आपके सीनियर से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग तरीका होता है जहाँ पे आप चेक किया जाता है कि आपने कंपनी में कितने अच्छे से काम किया, उसी को परफॉर्मेंस अप्रीजल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग में क्या होता है, दिस इज़ डन बाय द एचआर मैनेजर टू इन्हांस द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब जो बड़ी कंपनी होती है वो कैरियर प्लानिंग जैसी सुविधाएं देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। वहाँ पे एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात करता है कि वो अपना फ्यूचर किस तरीके से कंपनी में देखता है। ठीक है, वो किस प्रोफाइल पे जाना चाहता है कंपनी में। अगर वो और हायर प्रोफाइल पे जाना चाहता है तो कंपनी उसको और ट्रेनिंग करवाती है। ठीक है, और उसके ट्रेनिंग की व्यवस्था करती है। तो कंपनी भी चाहती है कि जो एम्प्लॉय एक बार आ गया तो फिर वहाँ पे हमेशा रहे। तो जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ की कैरियर प्लानिंग भी करती हैं। कुछ कंपनीज़ तो ऐसी भी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ने के लिए भी भेजती है कि जाओ, अच्छा 1 साल जाओ पढ़ लो, उसका पूरा पैसा हम देंगे, सैलरी भी देती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज ये भी करती हैं, क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उनको पता है इन्हीं एम्प्लॉय से हमको पैसा कमाना है, तो वो कायदे से एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट भी करते हैं। इसी को बोलते हैं करियर प्लानिंग। मतलब जिसका जहाँ इंटरेस्ट है, जिस एम्प्लॉय का, उस फील्ड में उसको ये स्किल्स को और इन्हांस करना। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है, इट रिफर्स टू द ऑल फॉर्म ऑफ पे एंड रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को सैलरी तो दी जाती है, उसके साथ साथ कंपनसेशन भी दिया जाता है। उसके अच्छे वर्क के लिए उसको और भी रिवॉर्ड्स, ठीक है, बोनसेस, ये सब एक्स्ट्रा पैसा भी दिए जाते हैं।
तो ये सारा कुछ स्टाफिंग में आता है। अभी आप देखोगे इसका एक एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो बनेगा, लेकिन स्टाफिंग जब पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा पूरा प्रोसेस एक साथ लिख के समझाना होगा। ठीक है, थैंक यू।